हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने मगध साम्राज्य के विस्तार के आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक कारणों को देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि इस मगध साम्राज्य में किन किन वंशों के द्वारा शासन किया गया है, जिसमें क्रमशः हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश आए। उसी मगध वंश पे अगला जो एक महत्वपूर्ण वंश शासन करता है वो मौर्य वंश करता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस मौर्य वंश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये जो मौर्य साम्राज्य है या मौर्य वंश है, इसकी जो जानकारी है हमें किस प्रकार प्राप्त होती है, मीन्स ये सभ्यता या ये वंश थी, इसकी शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, ये सब जो जानकारियाँ हैं हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है इसकी जानकारियाँ। तो इसकी जो जानकारियाँ हैं दोस्तों, इसकी जानकारी के संबंध में दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध है। मतलब कि जानकारी के स्रोत में हमारे पास साहित्यिक स्रोत भी है और जानकारी के स्रोत के रूप में हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो इसके जानकारी के साहित्यिक स्रोत है, पहले उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो इसके साहित्यिक स्रोत जो है उसमें है आपका पहला जो साहित्यिक स्रोत है वह अर्थशास्त्र है। ये अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा रचित एक महान रचना मानी जाती है भारतीय इतिहास में, जो राजनीति शास्त्र के ऊपर रचित एक साहित्यिक महान रचना है। और इसकी जो रचना है चाणक्य के द्वारा की जाती है, जो तक्षशिला विद्यालय के एक महान आचार्य रहते हैं। और ये जो अर्थशास्त्र है इसमें मूलतः जो मौर्यकालीन जो शासन है, प्रशासन है, राजनीतिक स्थिति है, उसके बारे में इस अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। यानी ये मूलतः राजनीतिक लोक प्रशासन के ऊपर आधारित पुस्तक है। तो इस पुस्तक से यानी अर्थशास्त्र से ये जो है हमें साहित्यिक जानकारी के रूप में उस मौर्य काल के मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसका जो दूसरा साहित्यिक प्रमुख स्रोत है वह है इंडिका। ये जो इंडिका है दोस्तों, ये मेगास्थनीज की रचना है। और ये जो मेगास्थनीज है ये इस चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि जो इस वंश के संस्थापक रहते हैं, प्रथम शासक रहते हैं, उनके दरबार में ये एक दार्शनिक के रूप में उपस्थित रहते हैं और इन्हीं के दरबार में रहकर ही इस पुस्तक की रचना की जाती है। तो इससे भी वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था, रहन सहन आदि का पता चलता है। यह इंडिका भी साहित्यिक स्रोत के रूप में मौर्य साम्राज्य की विशेष झलक दिखाती है। इसकी तीसरी जो महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है वह है मुद्रा राक्षस। और इस मुद्रा राक्षस की जो रचना है विशाख दत्त के द्वारा की जाती है। इससे भी मौर्य काल के शासन प्रशासन, वहाँ के साम्राज्य आदि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके साहित्यिक स्रोत के रूप में अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस के अलावा जो पुराण है, बौद्ध जैन ग्रंथ है, परिशिष्ट पर्वन, दिव्यावदान, इन सब ग्रंथों से भी, पुस्तकों से भी हम काल के शासन प्रशासन और लोगों के रहन सहन, उनके जीवन शैली, उनके कार्य प्रणाली का पता चलता है। ये तो हो गए दोस्तों साहित्यिक स्रोत के रूप में जो प्रमाण है वो। अब हम लोग इसके जो पुरातात्विक स्रोत है, प्रमाण है, उसके ऊपर बातें करते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो इसके जो पुरातात्विक स्रोत के रूप में है वह अशोक के अभिलेख है, स्तूप है, गुहा लेख है और मृदभांड, उस काल के जो मृदभांड थे यानी बर्तन प्लस जो महल, प्रसाद वगैरह जो पुरातात्विक खुदाई के रूप में मिले हैं, ये सब उस काल के प्रमाण है, यानी पुरातात्विक स्रोत के रूप में है, जिससे हमें उस काल के बारे में पता चलता है। दोस्तों, ये जो अशोक के अभिलेख है, स्तूप है, गुहालेख, यानी ये अशोक पहले शासक थे जिन्होंने अपनी संवाद, अपनी भावनाएं, अपने संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए अभिलेख, स्तूप, गुहालेख आदि का सहारा लिया था, उसका निर्माण करवाया था। तो ये अशोक के अभिलेख, स्तूप, गुहालेख आदि भी इस काल से संबंधित प्रमुख स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। तो ये थे दोस्तों साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत जो इस काल से संबंधित यानी इस काल की जानकारी हमें
प्रदान करते हैं। आगे हम लोग जो इस काल के संस्थापक है यानी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बारे में हम लोग उनके जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे, जिनसे संबंधित प्रश्न विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यानी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से इनके जीवन की कौन सी घटनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको जानने का, उन तथ्यों को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनका जो शासनकाल है ये 322 बीसी से 298 बीसी माना जाता है। दोस्तों ये जो मौर्य साम्राज्य का काल है ये 322 से 185 बीसी के आसपास माना जाता है। एक लंबा कार्यकाल रहता है मौर्य साम्राज्य का। वहीं इस लंबे कार्यकाल में जो 322 से 398 बीसी के आसपास का जो काल है वह चंद्रगुप्त मौर्य का काल रहता है। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उनके उत्पत्ति, उनके जाति, उनके संबंध में बहुत सी विभिन्न धारणाएं विभिन्न पुस्तकों में दी हुई है, जिसमें बहुत मतभेद है, मीन्स समानता नहीं देखने को मिलती है इनकी उत्पत्ति से संबंधित तथ्यों में। जैसे कि ब्राह्मण साहित्य है, अगर ब्राह्मण साहित्य की हम लोग बात करते हैं तो ब्राह्मण साहित्य में इनकी उत्पत्ति के संबंध में जो बात कही गई है, यानी इनकी उत्पत्ति शूद्र से मानी गई है, यानी ये शूद्र वर्ग के थे। वहीं जो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य की हम लोग बात करें तो इसमें क्षत्रिय कहा गया है इनको, यानी बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में जो है इन्हें क्षत्रिय कहा गया है, लेकिन ब्राह्मण साहित्य जो है उसमें इन्हें शूद्र कहा गया है। वहीं जो ये मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है रचना, इसमें भी इसे शूद्र कहा गया है। इस पुस्तक में दोस्तों विशेषकर जो है कौटिल्य यानी चाणक्य की मदद से जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना की थी इसके बारे में दिया गया है। तो इस पुस्तक में भी जो है इसे शूद्र कहा गया है, यानी शूद्र से संबोधित किया गया है, शूद्र कुल का बताया गया है इस मुद्रा राक्षस में भी। तो कुल मिलाकर जो इनकी उत्पत्ति से संबंधित जो विभिन्न पुस्तकें हैं, ग्रंथ है, उसमें एक मत नहीं है, किन्हीं ने इन्हें शूद्र कुल का माना है तो किन्हीं ने उन्हें क्षत्रिय कुल का माना है। आगे इनके जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनका जो जन्म है 340 बीसी पाटलिपुत्र में होता है, जो वर्तमान में पटना में स्थित है। और इनकी जो माता का नाम मूरा रहता है, कहा जाता है कि इनकी माता का नाम चूँकि मूरा रहता है और ये मौर्य कुल से संबंधित रहते हैं, जो मौर्य कुल का अर्थ होता है मोरों को पालने वाला। तो चूँकि इनकी माता का नाम मूरा रहता है तो इस वजह से कहा जाता है कि इनके जो कुल का नाम है, इनके वंश का नाम है, इनकी माता के नाम पर ही मौर्य वंश रखा गया है या मौर्य कुल रखा गया है। और इनके जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि जब ये अपनी माता के गर्भ में रहते हैं तो उसी समय इनके पिता की सीमांत युद्ध में मृत्यु हो जाती है, यानी इनके पिता की मृत्यु के पश्चात इनका जन्म होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि इनका जो बचपन है वह बहुत संघर्षपूर्ण रहता है। जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ही माने जाते हैं, जो चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। दोस्तों ये जो चाणक्य है, ये चाणक्य जो एक आचार्य के रूप में तक्षशिला विश्वविद्यालय में पदस्थापित रहते हैं। और चूँकि यह बहुत ज्ञानी और गुणवान व्यक्ति होते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो सिकंदर जो यूनानी आक्रमणकारी रहता है, मकदूनिया का रहने वाला, वो उत्तर पश्चिम के रास्ते भारत में इन कर रहा होता है। मीन्स भारत के सीमाओं को वो जीतते हुए क्रमानुसार अपने साम्राज्य में मिलाता जाता है। तो ये जो चाणक्य रहते हैं ये विभिन्न राजाओं के पास जाते हैं मदद के लिए, यानी उसे रोकने के लिए। उस समय की स्थिति अगर देखिएगा दोस्तों तो हम लोग मगध साम्राज्य में पढ़े और फिर प्लस 16 महाजनपद में भी पढ़े। जो भारत है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहता है। मीन्स भारत एकीकृत नहीं रहता, वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में कई छोटे छोटे राज्य में बटे रहते हैं। जो राज्य जो साम्राज्य एक दूसरे से हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं अपने साम्राज्य विस्तार के लिए तो कभी अपने स्थायित्व के लिए। तो ये चूँकि एक नहीं रहते हैं इसलिए सिकंदर के लिए भी इन क्षेत्रों को जीतना आसान होता है। बारी बारी से वो क्रमशः सबको ऊपर आक्रमण करता है और वो उस क्षेत्रों को आसानी से जीत लेता है। तो इसी स्थिति से बचने के लिए जो चाणक्य है, चूँकि एक महान ज्ञानी और विख्याता रहते हैं, तो वो कई राजाओं के पास जाते हैं। तो इसी क्रम में वो घनानंद के पास भी जाते हैं। तो ये जो घनानंद है, नंद वंश का अंतिम शासक जो माना जाता है, ये बहुत ही घमंडी, अत्याचारी और क्रूर शासक रहता है। तो ये क्या करता है, जब
जब चाणक्य इनके दरबार में आते हैं तो ये उनका अपमान करके उनको अपने दरबार से निष्कासित कर देते हैं। तो इस अपमान का बदला लेने के लिए वो एक प्रण लेते हैं। आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो वो एक प्रण लेते हैं कि इस वंश का यानी नंद वंश का अंत करना है और घनानंद का यानी घनानंद के संपूर्ण वंश का वो अंत करने का प्रण लेते हैं और वो दरबार से निकल जाते हैं। इसी क्रम में वो क्या करते हैं, उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से होती है और जो कि उस समय बालक अवस्था में रहते हैं, उसको वो तक्षशिला विद्यालय ले जाते हैं और वहाँ वो अपने ही शरण में रख के उनकी शिक्षा दीक्षा, उनको राजनीति की शिक्षा और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो धीरे धीरे छोटे छोटे कबीला जन आदि को जीतते हुए अपने सैनिकों का विस्तार करते हैं, यानी सेना का विस्तार करते करते वो छोटे छोटे राज्यों को जीतते जीतते वो मगध साम्राज्य तक पहुँचते हैं, जिसका शासक उस समय घनानंद होता है। फिर इनके बीच युद्ध होता है। तो चाणक्य की कुटिल नीति और जो चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता की वजह से क्या होता है, घनानंद अंत में पराजित हो जाता है और इस प्रकार क्या होता है, नंद वंश का अंत हो जाता है और मौर्य वंश का यानी एक नए वंश मौर्य वंश का उदय हो जाता है। तो मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं और ये चाणक्य यानी आचार्य चाणक्य के मदद से इस वंश की स्थापना करते हैं, यानी घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना वो करते हैं। और इतिहास में एक और बहुत प्रश्न इनसे संबंधित आता है कि जो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस जो नाम है, एक जो यूनानी साहित्य में मिलता है, मीन्स चूँकि यूनान का संबंध उस समय भारत से था, तो जो यूनानी साहित्य में एक नाम है सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, तो ये नाम है इन्हीं को यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही ये इस नाम से पुकारा गया है यूनानी साहित्य में। और इसकी जो खोज है यानी इस नाम की खोज मीन्स कि ये सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसे कहा गया है कि चंद्रगुप्त को ही कहा गया है, ये इस नाम से चंद्रगुप्त को ही पुकारा गया है, संबोधित किया गया है। तो ये इसकी जो खोज है वह सर विलियम जोन्स के द्वारा सर्वप्रथम की गई है, यानी सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया है। इसकी खोज करने वाले सर विलियम जोन्स थे। अब हम लोग देखते हैं इस मौर्य साम्राज्य में जो इसके संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके शासन की विशेषताओं के बारे में। तो इसके शासन की विशेषताओं में दोस्तों ये जो है यानी पहला व्यवस्थित, एकीकृत और केंद्रीकृत शासक थे। यानी कि चूँकि भारत एक उस समय छोटे छोटे टुकड़ों में अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं ये अपने साम्राज्य के विस्तार के क्रम में क्या करते, जो छोटे छोटे टुकड़े में भारत बटा रहता उसको जीतते हुए पूरी तरह से अपने साम्राज्य में मिलाते जाते हैं। यानी इनका साम्राज्य विस्तार एक इतना बड़ा रहता है कि ये धीरे धीरे ये उत्तर में बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्व में बंगाल, दक्षिण में कर्नाटक और उधर उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान तक इनके विस्तार यानी साम्राज्य का विस्तार रहता है। तो ये पहला एकीकृत शासक माने जाते हैं जो इतने बड़े भूभाग पर अकेले साम्राज्य का विस्तार करते हैं, यानी एकीकृत शासक के रूप में ये जाने जाते हैं। इतने बड़े भूभाग, इतने बड़े साम्राज्य को ये स्थापित करने वाले भारतीय इतिहास के पहले शासक माने जाते हैं, जिनका शासन केंद्रीय एकीकृत ही नहीं बल्कि केंद्रीयकृत भी रहता है। तो इनके शासन की विशेषता व्यवस्थित, एकीकृत और केंद्रीयकृत शासन प्रणाली मानी जाती है। इनके जीवन में कई युद्ध हुए, मीन्स इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में कई युद्ध किए अपने जीवन में, किंतु इनका जो प्रमुख युद्ध है जिनसे बार बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं वो है सेल्यूकस निकेटर के साथ इनका युद्ध। ये जो सेल्यूकस निकेटर है दोस्तों, वो जो सिकंदर जब विजित क्षेत्र को छोड़कर वापस जाता है तो इस विजित क्षेत्र को का जो राजा है वो सेल्यूकस निकेटर को नियुक्त करके जाता है। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में उससे युद्ध करता है, वो युद्ध जो है 305 BC में तक्षशिला में होता है। चूँकि तक्षशिला सेल्यूकस निकेटर का यानी सिकंदर महान का विजित क्षेत्र रहता है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है और सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। और इस युद्ध के पश्चात एक संधि होती है दोनों के बीच में, जिसमें कि जो सेल्यूकस निकेटर का जो
राजदूत रहता है, दार्शनिक कहिए, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ जाते हैं और बदले में 500 हाथी, चूँकि हमने मगध साम्राज्य में पढ़ा था कि मगध में बड़े पैमाने पर हाथियों की उपलब्धता और बहुत तायत्ता थी, तो ये 500 हाथी जो है बदले में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को देते हैं। और उसके बदले 4 क्षेत्र मकरान, गंधार आदि जो प्रमुख क्षेत्र रहते हैं वो 4 क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को देते हैं। इसके अलावा इन दोनों के बीच एक वैवाहिक संबंध भी होता है। जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री रहती है हेलेना, उसका विवाह वो क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देते हैं। तो इस युद्ध के पश्चात संधि के रूप में एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित होता है। अभी इनकी जो सेना के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो जस्टिन और प्लूटार्क जो महान इतिहासकार है, उनके अनुसार ये कहना है कि इनके पास 6 लाख सेना थी और इस 6 लाख सेना के साथ वो क्या करते हैं, भारत यानी पूरे भारत को रौंद डालते हैं। यानी अपने विजय अभियान के दौरान वह पूरे भारत को इस 6 लाख सेना के साथ रौंद कर अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो एक विशाल सेना के ये मालिक माने जाते हैं। इनकी जो मृत्यु है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है 298 BC में श्रवणबेलगोला में होती है, संलेखन या संथरा विधि के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य है दोस्तों, ये जैन धर्म को मानने वाला है। और जो दिगंबर संप्रदाय के भद्रबाहु है, जो हमने जैन धर्म वाले वीडियो में देखा था कि स्थूलभद्र जो श्वेतांबर के संस्थापक रहते हैं और भद्रबाहु जो दिगंबर के संस्थापक रहते हैं। तो ये दिगंबर के जो संस्थापक है उन भद्रबाहु, उनसे वो जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण करते हैं। और चूँकि जैन धर्म में अंतिम समय में जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं संलेखन या संथरा विधि के द्वारा, जिसमें कि भूखे प्यासे रहकर अपने शरीर का, अपने प्राण का त्याग करना रहता है। तो इस विधि से वो अपने अंतिम समय में श्रवणबेलगोला जाते हैं और जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहाँ जाकर के मृत्यु को प्राप्त करते हैं, यानी अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो ये थे दोस्तों मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के से संबंधित कुछ विभिन्न तथ्य या जानकारियाँ। आगे हम लोग इनके जो पुत्र होते हैं बिंदुसार, उनके बारे में जानने का, यानी उनसे संबंधित तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो बिंदुसार है दोस्तों, इसका जो शासनकाल है 298 से 273 BC के आसपास माना जाता है। और इनका अन्य नाम अमित्रघात और सिंहसेन भी रहता है। यानी इन्हें अमित्रघात यानी शत्रु विनाशक, शत्रुओं का नाश करने वाला कहा जाता है। और जैन धर्म के अनुसार इन्हें सिंहसेन भी कहा गया है। यानी इससे भी प्रश्न आते हैं हमेशा कि अमित्रघात और सिंहसेन से के नाम से किन्हें संबोधित किया गया है। तो ये अमित्रघात और सिंहसेन बिंदुसार को ही कहा गया है। इसके शासनकाल के 2 विद्रोह प्रमुख माने जाते हैं, जिनसे प्रश्न हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये जो तक्षशिला जो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य जीतते हैं युद्ध में, तो उस तक्षशिला में इनके जीवन काल में 2 बार विद्रोह होता है। ये जो विद्रोह रहता है राजा के शक्ति को, राजा के शासन को चुनौती के रूप में सामने आता है। तो ये जो बिंदुसार रहते हैं, ये बिंदुसार इस विद्रोह को दबाने के लिए सर्वप्रथम अपने पुत्र यानी बड़े पुत्र सुसीम को भेजते हैं। और वो क्या करता है कि इस विद्रोह को दबाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाता है। उसके बाद क्या करते हैं ये बिंदुसार, इनका जो दूसरा पुत्र रहता है अशोक, जो उस समय अवंती का राज्यपाल रहता है। ये अवंती दक्षिण भारत में मध्य प्रदेश में स्थित है, जो जिसकी राजधानी यानी अवंती की राजधानी उस समय उज्जैनी थी। तो ये जो कि अवंती का राज्यपाल अशोक इनका पुत्र रहता है, उसको ये तक्षशिला भेजते हैं इस विद्रोह को दबाने के लिए। तो अशोक इस विद्रोह को दबाने में पूर्णतः सफल रहते हैं। तो इसी घटना से यह साबित हो जाता है कि ये जो अशोक है शासन व्यवस्था यानी राजनीतिक समझ इनके पास अच्छी है, यानी एक अच्छा राजा वो बन सकते हैं। इनके जीवन काल के 2 विदेशी संबंध ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे जो इनका पहला विदेशी संबंध है वह सीरिया के राजा एंटियोकोटस प्रथम के साथ रहता है। और ये जो सीरिया के राजा एंटियोकोटस प्रथम है, इनके पास एक पत्र के रूप में वो 3 चीज़ों की मांग करते हैं, जिसमें सूखे अंजीर, अंगूरी शराब और एक दार्शनिक रहता है। तो ये जो सूखे अंजीर और अंगूरी शराब वाली डिमांड जो इनकी रहती है पत्र के माध्यम से, इस डिमांड को तो ये सीरिया के राजा एंटियोकोटस प्रथम मान जाते हैं, किंतु ये जो उनकी दार्शनिक वाली मांग रहती है वो पूरा नहीं करते हैं। यानी उनकी सभ्यता संस्कृति के अनुसार दार्शनिक का आदान प्रदान वर्जित रहता है। तो ये दोनों मांग उनकी पूरी होती है और ये मांग उनकी पूरी नहीं होती है।
इनका जो दूसरा संबंध रहता है वो मिस्र के राजा के साथ रहता है, जो टॉलमी द्वितीय या फिलाडेल्फस के नाम से जाने जाते हैं। कहीं कहीं टॉलमी द्वितीय, कहीं फिलाडेल्फस, यानी अलग अलग पुस्तकों में इनका अलग अलग नाम है, लेकिन एक ही व्यक्ति का ये दोनों नाम है। तो उनसे ये राजदूत की मांग करते हैं। तो वो जो है मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय इन्हें डायनोसिस नामक राजदूत इनके दरबार में भेजते हैं। तो इससे भी बहुत बार प्रश्न आते हैं कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे या डायनोसिस किसके दरबार में आए थे। तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और ये जो डायनोसिस नाम का दार्शनिक है ये बिंदुसार के दरबार में आए थे। तो कुल मिलाकर बिंदुसार से संबंधित ये सब सारे तथ्य हैं जिनसे बार बार एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। अब बिंदुसार की जो मृत्यु है 273 BC में होती है। उसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी अशोक रहता है, इसका जो शासनकाल है 269 से 232 BC माना जाता है। तो 273 में चूँकि बिंदुसार की मृत्यु होती है और 269 में अशोक का राज्याभिषेक होता है, तो इस 4 साल का जो गैप है, इतना गैप क्यों रहता है? मीन्स नियमतः तो 273 में उसकी मृत्यु हुई, यानी अशोक के पिता की, तो 273 में इसका राज्याभिषेक होना चाहिए, राजा बनना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। तो अगर हम लोग बौद्ध धर्म की बात करते हैं इसके कारण जानने के पीछे, तो बौद्ध धर्म में ये दिया गया है कि जो बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक के सभी भाइयों में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष चलता है, और यह संघर्ष एक लंबा संघर्ष के रूप में सामने आता है, जिसमें क्या होता है कि अशोक जो है अपने 99 भाइयों की इन 4 साल के दौरान, ये जो गैप है 4 साल का, इस 4 साल के दौरान वो अपने 99 भाइयों से संघर्ष करता है और उसकी हत्या करके शासन को प्राप्त करता है। तो इस वजह से इस दोनों काल में 4 साल का डिफरेंस माना जाता है। ये बौद्ध धर्म के अनुसार माना जाता है, हालांकि अन्य साहित्य इससे इनकार करते हैं, मीन्स इस तथ्य को प्रामाणिकता नहीं देते हैं। तो इनका जो राज्याभिषेक है 269 BC में होता है, और राज्याभिषेक से पूर्व अवंती के राज्यपाल रहते हैं। अगले वीडियो में जब हम लोग इसके शासन प्रशासन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति को जब देखेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे जो ये केंद्रीकृत शासन में ये पूरे भारत को 5 भागों में बांटकर शासन करते हैं। यानी केंद्र में तो राजा रहता है, लेकिन उसको 5 भागों में बांट करके शासन करते हैं, जिसमें एक भाग ये अवंती रहता है और इसका जो राज्यपाल ये अशोक रहते हैं। तो राज्याभिषेक से पूर्व ये अवंती के राज्यपाल रहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अशोक के नाम का उल्लेख, यानी अशोक का नाम अशोक है, इसका उल्लेख उनके किस अभिलेख से मिलता है? तो इससे भी प्रश्न बार बार आते हैं। तो अशोक का जो नाम है अशोक है, ये जो है मास्की और उन गुर्जरा जो अभिलेख है उनके द्वारा बनाया गया है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है, यानी उसके नाम अशोक का जिक्र किया गया है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के समान ही अशोक भी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं। तो उस क्रम में क्या होता है कि वो कई युद्ध लड़ते हैं, और इस क्रम में उनका एक युद्ध कलिंग से होता है जो उड़ीसा में स्थित है। तो चूँकि उड़ीसा समुद्री तट पर स्थित है, तो इस वजह से क्या होता है, यह बंदरगाह या बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल इसका होता है। और चूँकि बंदरगाह व्यापार के लिए सहायक होते हैं, उससे आय की प्राप्ति होती है व्यापार से। तो इस व्यापार के लिए वो क्या करते हैं, व्यापार में वृद्धि के लिए वो कलिंग पर आक्रमण करते हैं, और यह जो आक्रमण है 259 BC में होता है, यानी इनके राज्याभिषेक के 9 साल बाद ये कलिंग पर आक्रमण करते हैं। और इस युद्ध में क्या होता है कि भारी रक्तपात होता है। जब वो युद्ध के स्थान पर पहुंचते हैं, चारों तरफ भारी रक्तपात, खून खराबा, लाशों का ढेर, और रोती बिलखती औरतें, विधवाएं और रोते बिलखते बच्चे देखते हैं, तो उनका जो हृदय है पूरी तरह से द्रवित हो जाता है। तो ये युद्ध जो है उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। उस समय क्या होता है कि वो उनके मन में बहुत ग्लानि होती है, बहुत उन्हें बुरा लगता है कि उनके वजह से इतने लोग मरे हैं, इतने परिवार तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, तो ये गलत है कहीं ना कहीं। तो उस समय वो क्या करते हैं, अपने मन में प्रण लेते हैं कि आज के बाद वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे अपने जीवन में, और वो अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे। उसके बाद वो क्या करते हैं, कलिंग युद्ध के पश्चात उपगुप्त जो एक बौद्ध भिक्षु होते हैं, उससे वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं, यानी वो बौद्ध ग्रहण धारण कर लेते हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि जीव जंतुओं, पशु पक्षियों की हत्या पूर्णतः अपने साम्राज्य में बंद करवा देते हैं। और चूँकि वो बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं, तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात वो क्या करते हैं
कि इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई अनेक कार्य वो करते हैं, जिसमें वो धम्म मार्ग को अपनाते हैं, यानी भेरी घोष को छोड़ करके धम्म घोष को अपनाते हैं, यानी युद्ध की नीति को छोड़कर वो धम्म की नीति या धर्म की नीति अपनाते हैं। और इस धर्म के प्रचार कार्य में वो शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख का निर्माण करते हैं, यानी कई वो इस धर्म के प्रचार के लिए कई महामात्यों की वो नियुक्ति करते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के इस धर्म का प्रचार करते हैं, प्लस शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख का निर्माण करते हैं, यानी शिलाओं पर वो अपनी लेख लिखवाते हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हो, नैतिक जानकारी दे, अहिंसा पर आधारित हो। यानी अशोक एक पहला ऐसा शासक माना जाता है जो अपनी जनता से संवाद के लिए, अपने भावनाओं को, अपने संदेश को पहुंचाने के लिए शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख आदि का निर्माण वो करते हैं, और इस प्रकार वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और वो खुद भी कई धार्मिक स्थानों पर जाकर के इस धर्म का प्रचार वो करते हैं। इस क्रम में वो अपनी बेटी संघमित्रा और अपने बेटे महेंद्र को श्रीलंका भी भेजते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। यानी इनके शासनकाल में शासन व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है और धार्मिक कार्य भी होते हैं। बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा जो प्रचार है इनके ही शासनकाल में, यानी बौद्ध धर्म का विस्तार सबसे ज़्यादा इनके शासनकाल में हुआ है। इस वजह से अशोक को सम्राट अशोक या महान अशोक सम्राट कहा गया है। दोस्तों इसके बाद यानी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बाद इस वंश के जो है शासक कोई भी इतने मजबूत नहीं रहे, इतने शक्तिशाली नहीं रहे कि इतने बड़े साम्राज्य जिसका विस्तार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तक फैला हुआ था, तो कोई भी शासक इस लायक इतना शक्तिशाली नहीं रहा कि वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। चाहे वो कुणाल हो, चाहे दशरथ हो, कोई भी इस लायक नहीं था। तो धीरे धीरे क्या होता कि ये मौर्य साम्राज्य अपने पतन की ओर आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे जो राज्य है इससे स्वतंत्र होने लगते हैं, और अंत में जो इसका अंतिम शासक वृद्धरथ रहता है उसकी हत्या मंत्री पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है, और इस तरह से इस वंश का अंत हो जाता है और एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है। तो ये थे दोस्तों मौर्य साम्राज्य से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ। इससे संबंधित यानी मौर्य साम्राज्य से संबंधित MCQ यानी ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव्स भी बनाइए आप लोग, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।